1947 के विभाजन को लेकर हम में से कईयों के मन में एक आम धारणा होती है। अक्सर हमें लगता है कि किसी तपती हुई दोपहर में कुछ नेताओं ने मिलकर नक्शे पर एक लकीर खींच दी और बस रातों रात बंटवारा हो गया। लेकिन सच तो ये है कि असलियत इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और दर्दनाक है। इस विश्लेषण में हम ठीक इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये ऐतिहासिक घटना सिर्फ कुछ दिनों का नतीजा बिल्कुल नहीं थी। ये तो दशकों से चल रही बदलती विचारधाराओं, अंग्रेजों की चालाक रणनीतियों और बड़े बड़े राजनीतिक अहंकारों के टकराव की एक बेहद दुखद परिणति थी। तो आइए उस पूरी यात्रा पर गहराई से नजर डालते हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ नंबर्स ना सिर्फ आंकड़े नहीं होते हैं, वो चीखें होती हैं। 1.5 करोड़। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन लोगों की तादाद है जिन्हें 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त अपना घर, अपनी जड़ें, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर भागना पड़ा था। मीलों लंबी कतारें, हाथों में बस थोड़ा सा सामान और आंखों में एक अनजाना सा खौफ। लाखों लोग एक ऐसी सीमा रेखा के पार जा रहे थे जिसे उन्होंने पहले कभी देखा तक नहीं था। सच कहें तो ये मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। लेकिन ये सब अचानक रातों रात नहीं हुआ था। इस खौफनाक त्रासदी के बीच तो कई दशक पहले ही बो दिए गए थे। अब इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। जिस इंसान ने आगे चलकर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की और उसके लिए अपनी पूरी राजनीतिक ताकत लगा दी, क्या आप यकीन करेंगे कि उसी इंसान को कभी इसी देश में हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया था? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए ठीक यही शब्द इस्तेमाल किए थे। आज ये सोचना भी अविश्वसनीय लगता है कि एक कट्टर धर्मनिरपेक्ष नेता जिसकी देशभक्ति पर किसी को रत्ती भर भी शक नहीं था, वो आखिर एक ऐसे चरम बिंदु तक कैसे पहुंच गया जिसने पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल और भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस बड़े भू राजनीतिक भूकंप की जड़ों को खंगालने वाले हैं जिसने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। हम यहाँ सिर्फ कुछ तारीखें नहीं रटेंगे, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के उस वैचारिक बदलाव की पूरी जर्नी को समझेंगे जिसने 1947 के खूनी विभाजन की नींव रखी। एक नौजवान सेक्युलर वकील से लेकर पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम बनने तक का ये सफर असल में इंसानी अहंकार, राजनीतिक टकराहट और ब्रिटिश कूटनीति की एक बेहद उलझी हुई कहानी है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए देखते हैं कि आज हम किन 5 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहला, धर्मनिरपेक्ष युवा जिन्ना। दूसरा, राजनीतिक शैलियों का टकराव। तीसरा, 1937 का निर्णायक मोड़। चौथा, जल्दबाजी में खींची गई रेड क्लिफ लाइन। और अंत में विभाजन की वो भयानक मानवीय त्रासदी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, धर्मनिरपेक्ष युवा जिन्ना। देखिए, हमारी ये कहानी 1947 की उस तपती दोपहर से शुरू नहीं होती, बल्कि दशकों पीछे कराची और लंदन की गलियों में जाती है। 1876 में कराची के एक काफी संपन्न खोजा व्यापारी परिवार में जिन्ना का जन्म हुआ था। फिर 1892 में वकालत पढ़ने के लिए वो लंदन गए और वहां के माहौल ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब वो भारत लौटे तो वो एक ऐसे ब्रिटिश जेंटलमैन बन चुके थे जिन्हें कानून की किताबों और सूट बूट की शान में पूरा यकीन था। बॉम्बे को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र चुना और देखते ही देखते शहर के सबसे महंगे और मशहूर वकील बन गए। ये वो दौर था जब जिन्ना कट्टर धर्मनिरपेक्ष थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना आदर्श मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज अपना अलग ही खेल खेल रहे थे। वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि भारत पर राज करना है तो हिंदू मुस्लिम एकता को तो तोड़ना ही होगा। तो हुआ ये कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांट दिया, एक हिस्सा मुस्लिम बहुल और दूसरा हिंदू बहुल। फिर 1906 में अंग्रेजों के ही इशारे पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि युवा जिन्ना उस वक्त मुस्लिम लीग के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लीग की इस सांप्रदायिक राजनीति की तीखी आलोचना की थी। लेकिन 1909 आते आते जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का अधिकार दे दिया, तो मान लीजिए कि भारत की राजनीतिक जमीन पर हम और वो की एक अदृश्य दीवार हमेशा के लिए खड़ी कर दी गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, राजनीतिक शैलियों का टकराव। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट तब आया जब 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। जिन्ना और गांधी दोनों ही गुजराती पृष्ठभूमि से आने वाले वकील थे, लेकिन उनके काम करने के तरीके इतने अलग थे कि इसने भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त टकराव पैदा कर दिया। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे 2 अलग अलग नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ थे जिन्ना, जो बोर्डरूम की राजनीति, पक्की कानूनी दलीलों और संवैधानिक चर्चाओं में विश्वास रखते थे। वो एक बेहद स्वाभिमानी और सीनियर वकील थे। और दूसरी तरफ थे गांधी जी, जिन्होंने राजनीति को बंद कमरों से बाहर निकालकर सीधे धूल भरी सड़कों पर ला खड़ा किया। उन्होंने बड़े जन आंदोलनों का नेतृत्व किया और आम जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए धार्मिक प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया। अब जिन्ना को ये तरीका बिल्कुल भी रास नहीं आया। उनका मानना था कि सड़कों पर उतरी ये भीड़ लोकतंत्र नहीं बल्कि अराजकता लेकर आएगी।
हालात देखिए कैसे बदले। 1916 में लखनऊ समझौते के जरिए जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा और मजबूत पुल बनाया था। लेकिन 1920 का दौर आते आते सब कुछ बिखरने लगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाकर एक बहुत बड़ा जन सैलाब खड़ा कर दिया। जिन्ना इस भीड़ वाली राजनीति से इतने ज्यादा असहज और डरे हुए थे कि उन्होंने 1920 में कांग्रेस से इस्तीफा ही दे दिया। उन्हें लगा कि गांधी की इस आंधी में उनकी कानूनी दलीलों की कोई अहमियत नहीं बची है। हताश होकर वो लंदन चले गए और राजनीति के एकदम हाशिए पर पहुंच गए। भारतीय इतिहास का ये वो अहम मोड़ था जहां से इन दोनों नेताओं के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, 1937 का वो निर्णायक मोड़। जिन्ना का राजनीतिक सफर वहां लंदन में खत्म नहीं हुआ था। 1930 के दशक में अल्लामा इकबाल और लियाकत अली खान जैसे नेताओं के काफी मनाने पर जिन्ना वापस भारत लौट आए। अब तक उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अगर भारत की आने वाली राजनीति में अपना वजूद बचाना है तो उन्हें मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता बनना ही होगा। और फिर आया वो साल जिसने सुलह की बची कुची हर गुंजाइश को खत्म कर दिया। ये 1937 के प्रांतीय चुनावों का वक्त था। इन चुनावों में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग को मुस्लिम सीटों पर भी बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा। जिन्ना को पूरी उम्मीद थी कि संयुक्त प्रांत में कांग्रेस उनके साथ मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने सत्ता साझा करने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो खुद ही सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस एक इनकार ने जिन्ना के मन में ये गहरा डर बैठा दिया कि आजाद भारत का मतलब तो पूरी तरह से हिंदू राज होगा, जहां मुसलमानों की कोई सुनवाई ही नहीं होगी। बस इस हार और इस डर ने जिन्ना को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब इस पॉइंट पर जो हुआ वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे एक राजनीतिक असुरक्षा ने एक कट्टर विचारधारा को जन्म दे दिया। जो जिन्ना कभी शेरवानी पहनने से कतराते थे, वो अब मुसलमानों के सर्वोच्च नेता, कायदे आजम के रूप में उभरने लगे। उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी को हवा दी, एक ऐसी खतरनाक विचारधारा जो कहती थी कि हिंदू और मुस्लिम केवल 2 अलग धर्म नहीं है, बल्कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग सभ्यताएं हैं जिनका एक साथ रहना पूरी तरह असंभव है। मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने एकदम साफ शब्दों में एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग रख दी। मजे की बात यह है कि इसी दौरान सावरकर की हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जैसे विचार भी उठ रहे थे, जिससे जिन्ना के इन दावों को और ज्यादा खाद पानी मिल गया। सत्ता की भूख और सुरक्षा का वो डर अब एक भयंकर आग में तब्दील हो रहा था। हालात तब और भी बेकाबू हो गए जब 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना फेल हो गई। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, अगर संवैधानिक तरीके से पाकिस्तान नहीं मिला तो लड़कर लेंगे। बंगाल में पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया गया और इसका नतीजा, अगले 72 घंटों में कलकत्ता की सड़कों पर 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये भयानक हिंसा नोआखली, बिहार और पंजाब तक फैल गई। और इस बीच क्या हो रहा था? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वो अंतरिम सरकार, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री और लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे, पूरी तरह से पंगु हो चुकी थी। लियाकत अली खान ने नेहरू के हर छोटे बड़े फैसले में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। सरदार पटेल जैसे नेता जो कभी विभाजन के सख्त खिलाफ थे, इस रोज रोज की प्रशासनिक घुटन और नरसंहार से पूरी तरह टूट गए। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जल्दबाजी में खींची गई रेड क्लिफ लाइन। जब पूरा देश गृह युद्ध की आग में जल रहा था, तब ब्रिटिश सरकार का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, यहां से जल्दी भागना। मार्च 1947 में अंतिम वायसराय बनकर लॉर्ड माउंटबैटन दिल्ली पहुंचे। उन्होंने देखा कि सांप्रदायिकता का ये जहर इतनी तेजी से फैल रहा है कि हालात काबू से बाहर हैं। तो जो तारीख मूल रूप से जून 1948 तय की गई थी अंग्रेजों के भारत छोड़ने की, उसे 10 महीने पहले खिसकाकर 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। अब इस जल्दबाजी का प्रशासनिक मजाक देखिए। सीमाएं खींचने के लिए एक ब्रिटिश वकील सिरिल रैडक्लिफ को भारत बुलाया गया। ऐसे इंसान को जिसे भारत के भूगोल का, यहाँ की जमीनी हकीकत का कोई अनुभव ही नहीं था। दुनिया के सबसे जटिल भूगोल पर लकीर खींचने के लिए उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया। रैडक्लिफ ने बंद कमरों में बैठकर पुराने नक्शों और पुरानी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अपनी कलम चला दी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी ये एक लकीर किसी का आंगन 2 हिस्सों में बांट रही है या किसी का खेत किसी दूसरे देश में डाल रही है। पंजाब और बंगाल को बस बेरहमी से बीच में से चीर दिया गया। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं था, ये इतना ज्यादा सूक्ष्म और अजीब था कि सरकारी दफ्तरों की मेज कुर्सियां, टाइपराइटर और यहाँ तक कि लाइब्रेरियों की किताबों को भी आधा आधा बांटा गया। सेना को बांट दिया गया। खजाने को लेकर भी भारी विवाद हुआ। जिन्ना पाकिस्तान के लिए 75 करोड़ रुपए की जिद पर अड़े थे। सरदार पटेल सुरक्षा कारणों से बाकी बचे 55 करोड़ रोकना चाहते थे, लेकिन गांधी जी के आमरण अनशन की धमकी के बाद वो रकम पाकिस्तान को दे दी गई। लेकिन इन सब में रिश्तों के बीच जो खटास आई वो हमेशा के लिए रह गई।
और यहीं पर हमें इतिहास की सबसे क्रूर विडंबना देखने को मिलती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी का जश्न मनाया। लेकिन जरा सोचिए, रैडक्लिफ ने अपनी सीमा रेखा की घोषणा कब की? 17 अगस्त को। इसका मतलब है कि 2 दिनों तक सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो आखिर किस देश के नागरिक हैं, वो भारत में है या पाकिस्तान में। जब वो लकीर सामने आई तो वो एक गहरे रिश्ते हुए घाव की तरह थी। रातों रात जो पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख के साथी हुआ करते थे, वो अचानक से खून के प्यासे हो गए। और अब हमारा आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्सा, मानवीय त्रासदी। तो सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि राजनीतिक बंद कमरों में लिए गए उन फैसलों का जमीन पर जो असर हुआ वो किसी भी कल्पना से बहुत परे था। ये सिर्फ आंकड़ों का चेहरा नहीं था, ये खून और बेघर होने का चेहरा था। एक अनुमान के मुताबिक इस सांप्रदायिक नफरत की भेंट 10 से 20 लाख लोग चढ़ गए। किसी ने अपना जवान बेटा खो दिया, किसी ने अपनी माँ, तो किसी ने अपनी पीढ़ियों की पूरी विरासत गंवा दी। सच कहूं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये इंसानियत की सबसे बड़ी हार थी। तो फिर सवाल उठता है कि कांग्रेस के नेताओं ने आखिर इस विभाजन को स्वीकार क्यों किया? सरदार पटेल के ये शब्द उस वक्त की विवशता को बहुत अच्छी तरह बयां करते हैं। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर एक अंग में सड़न हो जाए तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उसे काटना ही पड़ता है। उन्होंने महसूस कर लिया था कि जिन्ना अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। अगर विभाजन स्वीकार नहीं किया गया तो पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और देश की हर गली, हर दफ्तर में एक ना खत्म होने वाला गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। एक बहुत बड़े हिस्से को बचाने के लिए उन्हें भरे मन से देश का एक हिस्सा काटने पर मजबूर होना पड़ा। जमीन पर हालात इतने खौफनाक थे कि बयां करना मुश्किल है। ट्रेनें जब स्टेशनों पर रुकती थीं तो उनमें जिंदा मुसाफिर नहीं बल्कि लाशें भरी होती थीं। डिब्बों के बाहर खून से नफरत भरे संदेश लिखे होते थे। और इन सब के बीच जिन्ना ने वो पाकिस्तान तो हासिल कर लिया जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन नियति का खेल देखिए। जिन्ना को बहुत लंबे समय से टीबी की गंभीर बीमारी थी जिसे उन्होंने दुनिया से बिल्कुल छुपा कर रखा था ताकि पाकिस्तान बनने की इस प्रक्रिया में कोई भी रुकावट न आए। विभाजन के महज 1 साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के साथ ही उनके शुरुआती भाषणों ने दिखने वाला वो एक धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान का सपना भी हमेशा के लिए अस्थिरता के भंवर में खो गया। आज इस बात को 70 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन वो घाव आज भी हरा है। नेहरू और पटेल की वो विवशता, जिन्ना की वो जिद और अंग्रेजों की वो चालाकी, इन सब ने मिलकर एक ऐसा नक्शा तैयार किया जिसने केवल जमीन को ही नहीं बांटा बल्कि लोगों के दिलों के बीच भी हमेशा के लिए कंटीली तारें खींच दी। जब भी राजनीति को धर्म और अहंकार के चश्मे से देखा जाता है और उसी आधार पर देशों की सीमाएं खींची जाती हैं, तो याद रखिएगा उसकी सबसे खौफनाक मानवीय कीमत आम इंसान ही चुकाता है। ये इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि नक्शे तो बन जाते हैं लेकिन इंसानियत हार जाती है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है सोचने के लिए कि आखिर वो कीमत क्या थी और क्या हम आज भी उसे चुका रहे हैं।